दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं जैसे आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। आप देख सकते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन का नाम दिया गया है और पूछा गया है कि उपर्युक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 है। इसके अलावा लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल दोस्तों 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1921 और लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 है। तो आप देख सकते हैं सही क्रम क्या हो जाएगा, पहले कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर लॉर्ड इरविन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4 ये भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसरायों का कालानुक्रम है। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये किस उपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन देखिए, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद, जबालोपनिषद या ईशोपनिषद में। तो सही उत्तर है सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे जिनकी माता का नाम जबाला था और ये कथा छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। तो याद रखिएगा, सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें विभिन्न सिद्धांत और उनके आचार्यों के नाम दिए गए हैं और ये सिद्धांत और प्रतिपादक आचार्य कहा जाए तो ये सही होगा। शून्यवाद के आचार्य नागार्जुन हैं। आजीवक संप्रदाय के मक्खली गोसाल, पाशुपत संप्रदाय का प्रवर्तन लकुलीश के द्वारा और जैन भद्रबाहु जो है ये जैन संत थे। तो सही मिलान आपका हो जाएगा 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3। तो यहाँ पर देखिए 2, 4, 1, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। शून्यवाद के प्रणेता नागार्जुन हैं। आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तन मक्खली गोसाल के द्वारा, पाशुपत संप्रदाय लकुलीश और भद्रबाहु जैन संत थे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो दोस्तों आप जान लीजिए, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, उपनिषद, देखिए भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो ये 3 हो जाएंगे, यानी 2, 3, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश और नंद वंश। तो आप जान लीजिए दोस्तों, सबसे पहले जो ज्ञात वंश है वो हर्यक वंश है, 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद नंद वंश का शासनकाल आता है 344 से 321 ईसा पूर्व। मौर्य वंश 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व और उसके बाद शुंग वंश 184 से 75 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले हर्यक, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग वंश आ जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा
3 4 2 1 हर्यक सबसे पहले, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश और लास्ट में शुंग वंश। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इबादत खाना का निर्माण, मजहर की घोषणा, दीन ए इलाही की स्थापना और जजिया कर की समाप्ति। तो जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया और इबादत खाने की स्थापना 1575 में। देखिए, महजर की घोषणा 1579 में अकबर के द्वारा और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी। तो क्रम क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले जजिया कर की समाप्ति, फिर इबादत खाने की स्थापना, उसके बाद महजर की घोषणा और फिर दीन ए इलाही की स्थापना। तो सही उत्तर प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 4 1 2 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तालुकादारी प्रथा से, मराठा भू राजस्व से, मुगल कालीन भू राजस्व या तुगलक कालीन व्यवस्था से। तो सही उत्तर है दोस्तों, सरंजामी प्रथा जो है ये मराठा काल में प्रसिद्ध थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठों जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन कीजिए और दिए गए सूची से या दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए, नाट्य कला जो है ये इसका ये विषय है नाट्य कला किस रचना का? तो उत्तर है ये नाट्य कला दोस्तों दाश रूपक का जो है विषय है। व्याकरण महाभाष्य का, गणित लीलावती का और आयुर्विज्ञान या आयुर्वेद अष्टांग संग्रह का। तो इसमें आपको विषय और उनसे संबंधित रचनाओं का मिलान करना है। नाट्य कला से संबंधित रचना दाश रूपक है, व्याकरण से संबंधित महाभाष्य है और गणित लीलावती, आयुर्विज्ञान की पुस्तक अष्टांग संग्रह। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा आप बताइए? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 2 4 3 1। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है आपको बताना है। देखिए, ये प्रश्न संख्या 9 है। वीणा, सरोद, तबला या सितार? तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है, आप जान लीजिए। दोस्तों देखिए, सरोद, तबला, सितार मध्यकालीन वाद्य यंत्र हैं, जबकि वीणा प्राचीन काल का वाद्य यंत्र है। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 में इसमें प्राचीन कालीन रचनाएं हैं और उनके लेखकों का मिलान करना है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर हैं। किरात अर्जुनियम भारवी की रचना है। कामसूत्र के रचनाकार वात्सायन हैं और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की कृति है। तो 2 1 4 3 देखिए, सही सुमेलन 2 1 4 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें स्थान और स्मारकों का मिलान करना है। देखिए, श्रवण बेलागोला में इसमें गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित है। जयपुर में हवा महल स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मिलान के लिए। और आप जान लीजिए कि श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में है। हवा महल ये स्मारक जयपुर में है। सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में अवस्थित है। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? 4 3 1 और 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमुक्त माल्यद के लेखक कौन थे? हरिहर, देवराय, कृष्ण देवराय या बुक्का?
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कृष्णदेव राय। दोस्तों, अमुक्त माल्यद ये तेलुगु भाषा में विजयनगर राजवंश के कृष्णदेव द्वारा रचित एक महाकाव्य है और अमुक्त माल्यदा का अर्थ माला देने या देने वाला होता है। तो याद रखिएगा, अमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में विजयनगर के कृष्णदेव राय द्वारा रचित एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलिंग के राजा खारवेल का संबंध किस राजवंश से था, आपको बताना है। ऑप्शन है महामेघवाहन, हर्यक, रथ भोजक या सातवाहन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, महामेघवाहन राजवंश, ऑप्शन ए। दोस्तों, आप जान लीजिए कि कलिंग के राजा खारवेल का संबंध महामेघवाहन वंश से था और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद महामेघवाहन वंश कलिंग का एक प्राचीन शासक वंश था। राजा खारवेल राजवंश के तीसरे शासक थे और ओडिशा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी के हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए भी खारवेल का नाम प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, खारवेल महामेघवाहन राजवंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। पॉलीथीन की थैलियाँ पॉलीमर से बनी होती हैं, तो बिल्कुल सही है। और पॉलीथीन को जीवाणु नष्ट कर सकते हैं, ये गलत है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो केवल एक, ऑप्शन ए आपका सही है, केवल कथन एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है कि यह कैंसर पैदा करता है, यह रक्त संचार में व्यवधान उत्पन्न करता है और मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों में असंतुलन पैदा करता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों में आनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है और अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न करता है, लेकिन ये मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को असंतुलित नहीं करता है। तो केवल एक और दो आपका सही होगा, केवल एक और दो, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किस तरह के प्रदूषण का प्रमुख कारक है, आपको बताना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ऊष्मीय या फिर ध्वनि प्रदूषण। तो सही उत्तर क्या है, ऊष्मीय प्रदूषण, ऑप्शन सी। दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करने से प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण उत्पन्न होता है और विभिन्न नाभिकीय संयंत्रों में रिएक्टरों के शीतलन के लिए नदी और तालाब के जल का उपयोग किया जाता है और ये गर्म जल जल स्रोतों में गिरा दिया जाता है, जिससे कि ऊष्मीय प्रदूषण या थर्मल पोल्यूशन फैलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव उपचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जैव उपचार या बायो रेमेडिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वस्थानीय उपचार के अंतर्गत कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स आदि को शामिल किया जाता है। बाह्य स्थानीय उपचार के अंतर्गत बायोवेटिंग, जैव छिड़काव और जैव संवर्धन को शामिल किया जाता है। और इसमें से बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में किया जाता है तो इसे स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बायोवेटिंग, जैव छिड़काव, बायो स्टिमुलेशन और जैव संवर्धन शामिल किया जाता है। और यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है तो इसे बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। इसके अंतर्गत कंपोस्टिंग, लैंड फार्मिंग, बायोपाइल्स को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, दोनों ही कथन विपरीत दिए गए हैं, इसलिए दोनों ही सही नहीं है, न तो एक न दो, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलन से संबंधित है। सूची 1 में प्रदूषक और सूची 2 में प्रभावित अंग के बारे में पूछा गया है। एस्बेस्टस धूल, तो एस्बेस्टस धूल ये फेफड़ा को प्रभावित करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं को दूषित कर देती है और इसमें रक्त में ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को ये बंद कर देती है। शीशा, तो ये मस्तिष्क और पारा उदर रोगों को जो है पारा उदर रोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रदूषक है। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा,
3142। देखिए 3142 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए सामान्यतः प्रयुक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन। लिपस्टिक में, तो लिपस्टिक में क्या है दोस्तों, आप जान लीजिए शीशा। दूसरा है शीतल पेय में मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और तीसरा है चाइनीज फास्ट फूड में ब्रोमीनीत वनस्पति तेल। तो आप जान लीजिए दोस्तों, लिपस्टिक मोम तेल आदि प्रति ऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि से युक्त होते हैं। इसमें शीशा की कुछ मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल तथा चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो केवल एक ही सही है, शीतल पेय में ब्रोमीनित वनस्पति तेल और चाइनीज फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों सही सुमेलित नहीं किए गए हैं, जबकि आपका केवल एक आपका सही है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। लिपस्टिक में सीसा अवांछनीय रसायन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। घटना और यौगिक। देखिए ओजोन परत का क्षरण, इसके लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। प्रकाश रासायनिक धूम्र या फोटोकेमिकल जो फॉग है, स्मॉग है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। 1 4 2 3। देखिए 1 4 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और आपसे पूछा गया है कि उपर्युक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना है कि सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्र या थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी तीनों। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही जो है महत्वपूर्ण गैसें, हानिकारक गैसें ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के फलस्वरूप निकलती हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वायुजनित अकार्बनिक कण जैसे फ्लाई ऐश, कालिख इत्यादि का भी उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों से होता है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित UNCED सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से किसे जैविक संसाधन या बायो प्रोसेसिंग में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, बायो रिसोर्स में कोयला, जीवाश्म ईंधन, मानव और पेट्रोलियम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जैविक संसाधन जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे वन, पशु और उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं। मानव जैविक संसाधन में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करके दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है दोस्तों, चीन का नानकिंग जो है ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। और लौह तथा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध मुकदेन त्रिभुज जापान में अवस्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों कि चीन का नानकिंग शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कथन एक सही हो जाएगा। और मुकदेन त्रिभुज चीन के अंदर स्थित है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये जापान में स्थित नहीं है। तो केवल एक आपका सही होगा।
अब आइए अगला प्रश्न और आज की वीडियो के आखिरी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करके कोड के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है सेलांगोर पेनांग द्वीप और जेलुबू घाटी इंडोनेशिया में स्थित हैं। ये सही नहीं है। लदांग इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरित कृषि प्रणाली को कहा जाता है। सही है। तो उत्तर केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, सेलांगोर पेनांग द्वीप और जेलेबू घाटी ये इंडोनेशिया में नहीं बल्कि मलेशिया में स्थित हैं, याद रखिएगा। तो ये कथन गलत हो जाएगा पहला। और दूसरा चीज़ ये कि मुकदेन त्रिभुज जो है लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरित कृषि, इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। केवल कथन 2 आपका सही है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रैक्टिस सेट। यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।